माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं और आज का जो सेट है वो 27/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये सेट नंबर 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, यदि 5,000 की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5,900 हो जाती है तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8,000 की राशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगी। तो पहले हमको दर निकालना पड़ेगा। तो 5,000 एक साल में 5,900 हो गया, यानी ब्याज हम जान रहे हैं कि एक साल में 900 रुपया लगा है एक ही साल में। तो 5,000 का 900 कितना परसेंट है, यानी कि ये इससे कट जाएगा 18 बार में, यानी कि रेट है 18%। अब कहता है कि 8,000 पैसा यही रेट यानी 18 के रेट से 5 साल में कितना हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछा है। 18 पच्चे 90, 90 को 9 72, यानी कि 7,200 इसका ब्याज हो जाएगी, मतलब अमाउंट। तो 8,000 और 7,200 को जोड़ेंगे तो निकलेगा 15,200। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 जबकि एलसीएम 750 है। यदि पहली संख्या 125 तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आराम से, एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एचसीएफ 5 है, एलसीएम 750 है, एक संख्या 125 है और दूसरा पूछ रहा है, दूसरा को एक्स मान लेते हैं। तो ये 5 से ये 25 125 25 बार में, अब 25 या 75, यानी दूसरी संख्या वो क्या है 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किसी स्कूल में ऐसे 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी दोनों में से कोई एक, और इनमें से 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं, यानी केवल गणित पढ़ाने वाला 4 है, और 4 शिक्षक भौतिक और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट है तो 2 गोला बना देते हैं कुछ इस प्रकार का। तो दोनों पढ़ाने वाला कितना है, तो 4 टीचर ऐसा है जो मैथ भी पढ़ा सकता है और फिजिक्स भी पढ़ा सकता है, और 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं, यानी 4 शिक्षक केवल गणित पढ़ाते हैं। और कह रहा था कि 20 शिक्षक या तो गणित या तो अंग्रेजी में, टोटल यानी 20 बच्चा है। तो हम देख रहे हैं टोटल यानी 20 टीचर है। तो 4 और 4 कितना टीचर हो गया 8, बचा कितना टीचर 12, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो पूछा था कि कितने शिक्षक केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो केवल फिजिक्स पढ़ाने की संख्या ये हो जाएगी 3, यानी कि 12। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेन डायग्राम से बनाना कुछ ज़्यादा आसान पड़ा इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निर्देशांक ज्योमेट्री से, जिसमें कहता है कि बिंदु 10 -10 01 निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा कोई जिसमें कि त्रिभुज का तीनों बिंदु दिया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो पहले इसका हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे बनता है। ये एक त्रिभुज है जिसमें 3 पॉइंट है। पहला को बोलते हैं x1 y1, दूसरा को बोलते हैं x2 y2 और तीसरा को बोलते हैं x3 y3, जो कि तीनों का मान दिया हुआ है। और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट करते हुए x1 और ब्रैकेट में y2 - y1 प्लस x2 y3 - y1 और एक लास्ट x3 y1 - y2। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। एक सीरीज़ है 1 2 और y3 होगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एकदम लाइन से चलेगा। बस बाहर में x होगा और अंदर में y होगा, बाहर में प्लस होगा अंदर में माइनस होगा। अब यही यहाँ पर दिया हुआ था।
अब ये जो यहाँ पर दिया हुआ एक x1 y1 है, x2 y2 है और y1 माने x3 y3 है। बस इसमें जिसको x1 मानेंगे उसी का अगला को y1 मानेंगे, जिसको x2 मानेंगे उसी का अगला को y2 मानेंगे और जिसको x3 मानेंगे उसी का अगला को y3। अब यहाँ पर हम लोग इसका मान रखेंगे 1/2 x1, x1 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, x2 -1 है तो यहाँ -1 रखेंगे और x3 0 है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। तो ये तो जीरो के साथ यहाँ पर कोई भी चीज़ गुना होगा तो ये पूरा जीरो ही मिलेगा, यानी y अगर हम इधर नहीं रखते चलेगा। अब यहाँ पर रखते हैं y2 है 0 और y3 कितना हो जाएगा, तो y3 है 1, यानी कि 0 - 1। उसके बाद क्या कहता है y3 यानी हो जाएगा 1 और हो जाएगा y1 यानी 0। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 -1 अगर 1 से होगा तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 और 1 यानी कि -1, तो -1 हो जाएगा -2, -2/2 का मतलब हो जाएगा -1 और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 वर्ग इकाई। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला याद कर लेंगे उसके बाद हम लोग आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, पहली संख्या इतना तो दूसरा कितना। सेम इससे पहले क्वेश्चन बचा चुके हैं, उसी जैसा बनेगा इसमें भी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 6, 72, 120 का एलसीएम क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 6, 72 और 120 जिससे कटेगा काटेंगे, 6 से कट रहा है 1 बार में, ये 12 बार में और 6 दूनी 12 और फिर ये कट रहा है 4 से 3 बार में, ये 5 बार में। अब नहीं कटेगा, 5 3 15, 15 चौक 60 और 6 छक 36 यानी 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबी दो पुल को 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। यानी एक रेलगाड़ी जो है, एक वो पुल है 600 और एक पुल है 200, तो इसको पार करने में लगा रहा है 80 सेकंड, जबकि इसको पार करने में लगा रहा है 40 सेकंड। तो आखिर दूसरा वाला में समय कम लग रहा है। तो क्यों कम लग रहा है, क्योंकि इस बार जो पुल का लंबाई है वो कम है, ट्रेन तो वही रहेगा, भले पुल का लंबाई कम हुआ। कितना कम हुआ, 400। तो हम कह सकते हैं यही 400 दूरी तय करने में 80 से 40 कम लगा, यानी कि 400 पार करने में 40 लगा। तो ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर ट्रेन का स्पीड नहीं, ट्रेन का दूरी पूछा है। तो हम लोग जानते हैं ट्रेन का दूरी यानी दूरी बराबर, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इस प्लेटफॉर्म, ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ये दोनों का दूरी जुड़ जाएगा। तो जोड़ देंगे तो दोनों का दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगा एक को x और एक का हो जाएगा 600। ट्रेन का स्पीड पता है हमको 10 और टाइम था 80। अब ये तीनों का यूज़ करके हम लोग x निकाल लेंगे, x + 600 यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 800 में 600 घटेगा तो x का मान आ गया 200। तो हम कह सकते हैं ट्रेन का जो लंबाई है वो 200 मीटर है। अगला क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन उसमें कहता है कि एक जोड़ी रोलर स्केट्स का क्रय मूल्य 450 था। 5% बिक्री का लगाकर इसका राशि ज्ञात कीजिए। 5% टैक्स भर देते हैं। 450 दाम है, 5% टैक्स लगा यानी 105 लगेगा दाम। ये और ये कट गया, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो गुना करके एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 45 और 105 को गुना करेंगे तो आएगा 472 और 50। तो जान रहे हैं कि 50 नहीं 5, तो एक अंक बाद पॉइंट बैठेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 472.5, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है कि cot -1 अब ब्रैकेट में -1/√3। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो यूनिवर्स वाला उल्टा दिया हुआ है उसका मान कैसे निकलता है। तो कोई भी अगर पूछा जाए कि cos θ -1 है, लेकिन हमको यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा cos θ, तो इस प्रकार जो भी थीटा का मान आएगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं cos θ ठीक है, बट यहाँ पर तो cos θ नहीं है, cos θ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, cos θ बनाएंगे इसको पहले। तो cos θ कैसे बनेगा,
तो हम लोग देख रहे हैं कि माइनस है, पहली बात तो वहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं होता ही नहीं है। जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं भी माइनस का साइन नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉट तो ठीक है, कॉट -1, और ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 1/√3। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो कॉट जो होता है वो 90 से चेंज होता है 10 में, तो 1/√3 10 किसका मान होता है, तो 10 30 का मान होता है। तो हम कह सकते हैं 90 + 30 यानी कि कॉट 120 डिग्री का मान होगा -1/√3। इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे कॉट 90 + 30 तो ये बन जाएगा 10 30, और हम लोग जानते हैं कि 10 30 का मान होता है 1/√3 और सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, इसलिए -1/√3 आ जाएगा। तो यही हमको सिर्फ निकालना था कि आखिर -1/√3 का मान कितना होगा, भाग गया 120, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर 120 होगा। बट ये पाई में दिया है तो पाई का निकालने के लिए पाई/180 से गुना कर देंगे, तो ये 2 बार में और ये 3 बार में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2π/3, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए की आयु बी से 6 वर्ष अधिक है। ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी बी अगर x है तो ए जो उससे कितना बड़ा है, तो 6 वर्ष ज़्यादा है। कहता है कि 10 साल पहले, तो 10 साल पहले तो दोनों 10 साल छोटा होगा, तो 6 में से 10 घटेगा तो -4 और इधर हो जाएगा x - 10। तो कहता है 10 साल पहले बी की आयु ए की आयु का 3/4 थी। जो बी की आयु है वो ए की आयु का 3/4, ए की आयु का 3/4 था। ये हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, 4 × 12 और ये हो जाएगा 4x और ये 40। तो x बराबर हो जाएगा 40 में 12 घटेगा तो 28। तो हम कह सकते हैं कि b का मान था 28 जबकि a का मान था 28 और 6 34। तो पूछा था a की वर्तमान आयु, तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी 34। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भवन से 24 बेलनाकार खंभे हैं, किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 जबकि ऊंचाई 4 मीटर है, तो 8 रुपये प्रति मीटर की दर से खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अंकन करने का। तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये जो साइड का कर्व है इसको निकालना है, तो इसी को बोलते हैं वक्र, जिसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो 2π का मान 22/7, r हमको दिया हुआ है, r दिया हुआ था 28 और h दिया हुआ था 4, ये इससे कट गया 4 बार में, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। अब 32 और 22 को गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, हाथ में 4 और 22 तिया 66, 66 और 4 70, यानी कि 704। ये एक बेलन का निकला। और इस प्रकार का कितना बेलन है, तो 24 बेलन है, और 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना 8, तो 8 से गुना कर देंगे, यानी ये सबको गुना करेंगे तो मेरा सही आंसर आ जाएगा। जो कि इसको गुना करने पर कैलकुलेट हम ऐसे ही कर दे रहे हैं कि कैलकुलेट करने पर इसका राइट आंसर होगा बी। ये इसका कहीं कटा, 7 चौक 28, हाँ 24 बेलनाकार खंभे का 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4, ओ सेंटीमीटर है यहाँ पर ना, सेंटीमीटर है तो बट्टा में 100 करना पड़ेगा, इसीलिए लास्ट में 100 कर देना। तो जितना भी आएगा उसके बाद बट्टा में 100 रहेगा, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठेगा जो कि आ जाएगा 135.51.68, इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सेंटीमीटर, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, वही देख रहे हैं कि सब आंसर पॉइंट में है, तो देख रहे हैं पॉइंट तो आ नहीं रहा था, क्यों, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर करना छोड़ दिए थे, तो बस 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7p⁻1/5 और बट्टा में 7p⁻1/3 जब भाग में रहता है और संख्या सेम है तो पावर घटता है। भाग में हो जाएगा 1/5 - 1/3। 7p एलसीएम लेंगे तो 15, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2, तो हम कह सकते हैं 7p -2 और बट्टा में हो जाएगा 15। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ये भी हल करना है, गुना करके जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। अगला है 14 नंबर कि एक कार किसी यात्रा का 18 घंटा में पूरा करती है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 का स्पीड से जबकि शेष आधा भाग 50 का स्पीड से तय करती है, तो कुल दूरी, तो मान लेते हैं पूरा दूरी था 2x यानी x और x, तो पहला x गया वो 40 का स्पीड से
और दूसरा x गया वो 50 का स्पीड से। इस प्रकार उसको टोटल 18 घंटा लगा। एक तरीका तो ये है बनाने का, x का मान जितना है उसको दुगना कर देंगे, टोटल दूरी पता चल जाएगा। या फिर अगर दूरी सेम है, दोनों आधा आधा है, तो हम लोग औसत चाल निकाल सकते हैं 2xy और बट्टा में x + y। इससे निकाल करके चाल निकल जाएगा और हमको समय दिया हुआ है 18 घंटा, तो हम लोग दूरी बराबर चाल गुना समय कर सकते हैं। दोनों तरीका का इस्तेमाल कर से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई के दो घरों का अवनमन कोण 45 और 30 है, यानी दो तो घर है, वो दोनों का दिया हुआ है 45 और 31 और घरों के बीच की दूरी है 50। तो बोल रहा है इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें दो घर है पहले, वो भी सेम ऊंचाई का, एक जगह से देख रहा है तो एक कोण बना रहा है और अगला बार यहाँ से एक कोण बना रहा है ऐसा। तो जो ये वाला कोण था वो बड़ा था, वो कितना हो जा रहा है, तो क्योंकि जैसे से दूरी बढ़ेगा तो एंगल छोटा होता जाता है, तो ये जो है पूरा ये दिया हुआ 45 जबकि छोटा वाला दिया हुआ 30। दोनों का ऊंचाई सेम है, यानी ये h है तो ये भी h है, और दोनों घरों के बीच में दूरी दिया हुआ है कितना, तो 50। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ऐसा समकोण जिसमें कोण 45 हो तो उसका आधार और ऊंचाई बराबर होता है। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान होता है 1 और tan 45 का फॉर्मूला होता है tan बराबर लंब बटा आधार, जिस कारण से अगर ये tan 45 1 है तो लंब और आधार बराबर हो जाएगा। यही कारण है कि जो ये h है वो ये भी h हो जाएगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हो गया h। अब क्या देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ये जो है अब यहाँ पर 30 है तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब जो कि h है और आधार हो जाएगा h + 50। बस इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ tan 30 का मान 1/√3 और यहाँ हो जाएगा h और h + 50, क्रॉस गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा h + 50 और इक्वल टू √3h। अब h को इधर ला के कॉमन ले लेंगे तो h कॉमन आएगा तो √3 - 1 इधर हो जाएगा 50। अब इधर जाके परिमेयकरण कर देंगे इसका, तो परिमेयकरण करने पर ये h बराबर 50 बटा √3 - 1 और परिमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 √3 + 1 और नीचे में हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये हो जाएगा 25। तो हम कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर होगा 25। अब ब्रैकेट में √3 + 1। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ 25 √3 + 1, तो इसका डी नंबर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि कमरे की लंबाई अगर 750 सेंटीमीटर, चौड़ाई 525 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर फर्श की वर्गाकार टाइल्स लगानी हो तो अधिकतम टाइल्स का न्यूनतम संख्या क्या होगा, मतलब टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होगी यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि टाइल का संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई और बटा में SCF का स्क्वायर। तो 750 गुना 525 और दोनों का SCF निकालेंगे तो आएगा 75, यानी 75 गुना 75 काट कूट करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 70, यानी टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 70, इसका टाइल्स का संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि x + 1/x बराबर दिया हुआ है 5 और पूछ रहा है 3x अब बटा में 2x² + 2 अब -5x। तो सबसे पहले जो दिया हुआ x + 1/x उस रूप में बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे x से भाग दे देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसमें एक करना पड़ेगा, तब जाकर ये स्टेप में बनेगा। यानी यहाँ भी x से भाग देंगे, यहाँ भी x से भाग देंगे, यहाँ भी x से और यहाँ भी x से। तो x और x कट के ऊपर बचेगा 3 और नीचे में 2x² में वो x कटेगा तो बचेगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा 2/x और यहाँ x कट गया तो 5। अब क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं तो ऊपर में क्या देख रहे हैं 3 है और नीचे में 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा क्या x + 1/x और यह हो जाएगा 5। अब हम लोग इसका मान तो जान ही रहे हैं कि x + 1/x का मान दिया हुआ था 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 बैठा देंगे तो 3
और यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 में 5 घटेगा तो 5, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/5 इसका सही आंसर होगा। ऐसे हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक धनराशि 15 वर्षों में मूल राशि से 3 गुना हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज की दर पर मूल राशि से स्वयं का 5 गुना होने में कितना लगेगा। तो हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज में जितना गुना बोला जाता है उससे 1 गुना कम होता है ब्याज, यानी अगर 3 गुना बोला तो यानी ब्याज 2 ही गुना हुआ था, तो 2 गुना होने में कितना साल लगा, 15 साल। 2 गुना होने में कितना साल लगा, 15 साल। अब यहाँ पर 5 गुना बोला है, 5 गुना मतलब 1 गुना कम कर देंगे यानी 4 गुना, तो 4 गुना होने में कितना साल लगेगा, तो 2 साल। 2 गुना होने में 15, तो 4 होने में 15 दूनी 30, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 साल इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, राहुल 25% की छूट पर एक स्वेटर खरीदा और 200 की बचत की। छूट दिए जाने वाले पहले स्वेटर का मूल्य क्या था, यानी कि 25% छूट दिया तब वो 200 का बचत कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जितना भी दाम था उसी का 25% है, क्योंकि छूट है 25% और बचत कर रहा है 200 का, तो ये हो जाएगा 8 बार में, यानी हम बोल सकते हैं कि स्वेटर का दाम था 800 का 25% डिस्काउंट मिला जो कि रुपया में 200 था। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पे मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि रेलगाड़ी की स्पीड दोनों कंडीशन में बराबर है। पहले वो आदमी को पार कर रहा है, तो आदमी को पार करेगा तो लंबाई ट्रेन का होगा x और समय लगा 10, और फिर देख रहे हैं कि अब जो है वो 260 प्लेटफॉर्म प्लस अपना भी दूरी पार करेगा, जिसको पार करने में लगा कितना 20। सॉल्व कर देंगे तो जिससे मेरा x बराबर 260 ही आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन है वो भी 260 मीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या 11 और 12 के घन के बीच स्थित है, यदि वह संख्या 80 और 6 की दुगनी संख्या से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी। 80 और 6 का दुगना, 80 का दुगना होता है 160 और 6 का दुगना होता है 12, तो यहाँ पर देखेंगे 11 का क्यूब होता है 1331, जबकि 12 का घन होता है 1728। ये दोनों के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो 160 और 12 से कटेगा, तो ऑप्शन टेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं ये बीच में है बट 160 से नहीं कट रहा है, ये भी 160 से नहीं कट रहा है, ये देख रहे हैं क्या 160 से कटेगा, तो देख रहे हैं 0 0 कट गया, 16 से कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो नहीं कटेगा 160 से, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर होगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1440 जो कि 11 और 12 का क्यूब के बीच में भी है और 80 का दुगना यानी 60 और 6 का दुगना 12 दोनों से कट रहा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि 20,000 की राशि 8% वार्षिक दर से निश्चित अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 3,328 है, तो वार्षिक अवधि वर्ष में अवधि ज्ञात यानी टाइम निकालना है, तो इसको हम लोग नॉर्मल a बराबर P1 + R/100 पे पावर t करके बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट निकालेंगे कि आखिर 3,328 जो है वो 20,000 का कितना परसेंट है। तो देख रहे ये और ये कट गया और ये से काटेंगे तो 1664, और हम लोग जानते हैं 8 का 16.64 जो होता है वो 2 साल का रेट होता है। हम लोग CI में जब भी रेट निकालते हैं तो प्रतिशत सूत्र से, और जानते हैं कि 8 था रेट, 8 और 8 मिल करके अगर 2 बार से हम लोग निकालते हैं प्रतिशत सूत्र तो ये आ जाएगा 16.64, यानी टाइम जो था वो 2 साल का था। या ऐसे बना सकते हैं, और या तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है इस पर बना सकते हैं। यहाँ पर ए क्या लिखेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 20,000 और 3,328, तो वो ए बन जाएगा। पी दिया हुआ 20,000, रेट दिया हुआ 8, तो टी निकल जाएगा। वैसे ही बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसकी पाद बिंदु की दूरी 2.5 है, यानी एक दीवार है ऐसा, उस पर एक सीढ़ी खड़ा है जो कि दीवार से उस सीढ़ी का पाद बिंदु का दूरी है 2.5, और
शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी शीर्ष कहाँ पर है, तो भूमि से 6 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये पूछ रहा है, आराम से हम लोग पाइथागोरस का यूज़ कर लेंगे। 6 छक 36 और 25 का स्क्वायर 625, दोनों को जोड़ करके अंडर रूट निकाल देंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 में कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य में 90% मूल्य पर बेचने पर 7% की हानि होती है, यानी 90% में बेचा, 100 रुपये का चीज़ अगर 90 में बेचा तो 7% का लॉस हुआ, यानी वस्तु का दाम जितना भी था उसमें 7% का लॉस, यानी 93% में बेचा गया और तब बिका वो 90 में। 100 रुपये का चीज़ 90 में बेचा तो 7% का लॉस खाया, यानी वस्तु का रियल प्राइस कितना था, 9,000/93, ऐसे छोड़ दिए। अब बोलता है नहीं, इसको कोई डिस्काउंट पे नहीं बेचा जाए, तब कितना लाभ होगा। तो अगर डिस्काउंट नहीं देके उसका जो रियल प्राइस यानी जो एमआरपी था 100 में ही बेचेगा, तब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 93 ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देंगे, जिससे हमको समझने में थोड़ा आसानी होगा। तो 93 कट गया, ये हो जाएगा मेरा क्या, सीपी, और ये हो जाएगा मेरा एसपी। तो देख रहे हैं 9300, 9,000 का चीज़ अगर 9300 में बेचेंगे तो कमाई 300 का हुआ, जबकि दाम था कितना, तो दाम था 9,000 अगुना 100। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो ये हो जाएगा 10/3। 10/3 का मतलब 3.333 इसका परसेंटेज लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 12 मानों का मानक विचलन अगर 3 है, अब प्रत्येक मान में 4 वृद्धि की जाए तो मानों के नए समूह का प्रासरण क्या होगा। तो इसमें 2-3 चीज़ को पहले समझेंगे। पहली बात कि मानक विचलन किसको बोलते हैं। मानक विचलन जो होता है, अगर कोई भी डाटा दिया हुआ है जैसे 1, 3, 4, 2, 5, ऐसे अपने मन से कोई डाटा ले लिए। अगर इस डाटा का अगर हमको मानक विचलन निकालने को कहा जाए तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य मतलब एवरेज। एवरेज क्या होगा, तो सबको जोड़ेंगे, 3 1 4 4 4 8 8 2 10 10 5 15, और 15 को हम लोग टोटल 5 से भाग दे दिए, तो एवरेज कितना निकला मेरा, 3। अब उसका हम लोग मानक विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट में एवरेज को सब संख्या से घटा घटा कर स्क्वायर करते हैं। जैसे 3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 में से 4 गया तो 1, माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि स्क्वायर है, इसलिए 1 का स्क्वायर भी लिखेंगे। फिर 3 में से 2 जाएगा तो भी 1 का स्क्वायर, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। अब बटा में टोटल कितना नंबर था, 1 2 3 4 5, 5 से भाग देते हैं तो ये कितना आया, तो देख रहे हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 1 5, 1 6, 6 और 4 10, 10/5, यानी कि आ गया √2, यानी इसका मानक विचलन कितना आया, √2। ये होता है मानक विचलन निकालने का तरीका। अब अगर कहता है कि प्रत्येक का मान 4 बढ़ा दे, अगर सब में 4 बढ़ा भी देंगे तो भी मानक विचलन में कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसको हम सिद्ध करके दिखा देते हैं कि अगर हम सब में 4 बढ़ा भी देते हैं तो मानक विचलन कुछ नहीं होगा। जैसे 1 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 5, 3 में 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 7, 8, 6, 9। अब ये लोग का एवरेज जब निकालेंगे, सबको जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो जोड़ने पर और 5 से भाग देने पर एवरेज आ जाएगा 7, क्योंकि पुराना एवरेज अगर 3 है और सब संख्या में 4 जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा। अब इसका अगर हम लोग मानक विचलन निकालते हैं तो 7 में से 5 घटेगा तो फिर 2 का स्क्वायर, 7 में से 7 घटेगा 0 का स्क्वायर, 7 में 8 घटेगा 1 का स्क्वायर, 7 में 6 घटेगा 1 का स्क्वायर, 7 में 9 घटेगा 2 का स्क्वायर बटा 5, यही तो पुराना वाला आया √2। यानी हम समझ गए कि अगर संख्याओं में प्रत्येक में कुछ भी जोड़ते हैं या कुछ भी घटाते हैं तो मानक विचलन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन था जिसमें ये कह रहा था कि अगर सभी संख्याओं में 4 वृद्धि कर दें तो मानक विचलन अभी भी 3 होगा। अब रहा बात कि अगर हम मानक विचलन जान गए कि मानक विचलन मेरा दिया हुआ था, मानक विचलन दिया हुआ था 3, और हमसे पूछ रहा बताइए प्रासरण क्या होगा, तो डैट प्रासरण का एक फॉर्मूला याद करेंगे कि प्रासरण जो होता है वो मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो यह मानक विचलन 3 दिया था, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ये फॉर्मूला को याद कर लेंगे कि प्रासरण बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, क्योंकि कभी कभी प्रासरण देके मानक विचलन पूछ लेता है, कहीं के मानक विचलन देकर प्रासरण पूछ लेता है। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन
2 7 12 का 10वां पद, ये एपी का क्वेश्चन है कि पहला पद है 2, क्योंकि डिफरेंस सब में 5 का है, डिफरेंस 5 और पूछा 10वां यानी n बराबर 10 है। तो 10वां पद यानी A10 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a का मान 2, 10 में 1 गया तो 9, और 9 अगर 5 से 9 करेंगे तो 9 बचे 45, 45 और 2 47, तो हम कह सकते हैं 10वां पद कितना होगा, 47 होगा। अगला क्वेश्चन, 9 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक घन को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ को पिघलाकर कोई चीज़ बनाया जाता है तो दोनों में आयतन को बराबर करते हैं। तो अगर हम लोग घनाभ के आयतन निकाल करके और उससे एक छोटा जो घन बन रहा है उसको भाग दे देंगे तो इस प्रकार कितना टुकड़ा घन बनेगा वो पता चल जाएगा। हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और घन का आयतन होता है a क्यूब। तो लंबाई दिया हुआ था कितना, 9 गुना 6 गुना 6, और ये दिया हुआ था 3, 3 का क्यूब यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 कट गया, 3 से ये 2 बार में कट गया यानी 6 दूनी 12, यानी छोटा छोटा कितना घन बनेगा, तो 12 घन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों तथा अंतः कोणों का अंतर 60 हो, जिसमें अंतः कोण का माप उसके संगत बाह्य कोण से अधिक है, यानी बोल दे रहा है यहाँ पर लास्ट लाइन कह रहा है कि कौन बड़ा है, तो बोल रहा है अंतः कोण का माप बाह्य कोण से अधिक है, यानी अंतः कोण ज़्यादा है, तो अंतः कोण को आगे लिखेंगे। किसी भी, जैसे कि ये मान लेते हैं एक बहुभुज बनाते हैं, जैसे ये जो बहुभुज है इसमें इसका एक कोण कितना डिग्री का होगा ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है। कैसे निकालेंगे, तो n-2 इंटू 180, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सभी कोणों का योग निकालते हैं, जितना भी कोण है उसका योग। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजा है तो n के जहाँ पे 7 रखेंगे, 7 में 2 गया 5 और 18 25 90, यानी हम बोल सकते हैं कि सप्तभुज में 900 का टोटल एंगल होता है। बट हमको एक कोण से मतलब है, तो एक कोण निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं n-2 इंटू 180 और बटा में n, ये हो जाता है अंतः कोण, यानी प्रत्येक अंतः कोण का मान ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा था, और बाह्य कोण का, तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है किसी भी बहुभुज का टोटल 360 होता है, तो अगर प्रत्येक निकालना हो तो क्या करेंगे, 360 बटा n, ये बाह्य कोण का प्रत्येक का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो बोलता है अंतः कोण का माप बाह्य कोण से अधिक है, कितना अधिक है, तो 60 अधिक है। तो अंतः कोण का फॉर्मूला लिखेंगे n-2 इंटू 180 अब बटा में n, ये हो गया अंतः कोण। अब बाह्य कोण का लिखेंगे 360 बटा n, और ये कितना अंतर है दोनों में, 60 का। बस इसको सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं कि 60 एकम 60, क्योंकि तीनों में कॉमन लेके हम काट सकते हैं, ऐसे नहीं काट रहे, कॉमन लेके काट रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा 6 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। 3 n से गुना होगा तो 3n और 3 दूनी 6, नीचे में n हो जाएगा -6 बराबर यहाँ हो जाएगा 1, n इधर जाएगा तो 3n में से एक n घटेगा तो 2n, और ये हो जाएगा 6 6 12, तो n का मान हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं वो कितना बहुभुज है, तो 6 यानी षष्ठ बहुभुज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या होगा। अपने मन से कोई भी नंबर लेते हैं कि जिसको 7 से डिवाइड करने पर 4 शेष बचे, तो मान लेते हैं 11, क्योंकि अगर 11 को 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 और 4 शेष बचेगा। अब इसका स्क्वायर को भाग देके देखते हैं 7 से क्या बचता है, 7 एकम 7 और 7 7 49, यानी कि अभी शेष कितना बचा, 2। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। हम कुछ भी ले सकते थे कि 7 से डिवाइड करने पर बस 4 बचना चाहिए था, हम चाहे तो हम लोग 18 भी ले सकते हैं, 7 दूनी 14, शेष बचा 4। अब 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, अब इसको 7 से भाग देंगे तो जरूर शेषफल 2 ही बचेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10,000 की राशि 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो 2 साल के अंत में भुगतान किया गया और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है, साधारण ब्याज है, PRT कर देंगे, हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखता है कि किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को सबको जोड़ना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, ये तो थोड़ा जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन हो जाएगा तो टाइम लेगा इसमें। जैसे यहाँ पर दिया हुआ 2004, तो 2004 को इस सबको जोड़ेंगे, तो 2004 अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं
तो जोड़ने पे मिलेगा 455.67। वैसे ही 5, 6, 7 सबको जोड़ेंगे, तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमको दिखा देगा कि जो 2006 है उसमें ज़्यादा आएगा, तो वही उसका राइट आंसर होगा। ये जोड़ घटाव वाला क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव है, बहुत समय लेगा, तुरंत लिख के जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमको कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिमय क्षेत्रों में निवेश लाखों में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी रक्षा और विनिमय, रक्षा मतलब हो गया यहाँ पर दिया हुआ था डिफेंस, और विनिमय मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तो डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो दोनों का अंतर बताना। तो डिफेंस कौन वाला लाइन है, ये वाला, तो ये वाला पूरा लाइन को जोड़ेंगे। और नीचे में जो दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कौन सा है, तो त्रिभुज वाला, ये वाला लाइन पूरा जोड़ेंगे। ये दोनों लाइन को जोड़ करके आपस में घटाएंगे। तो जोड़ के अगर हम दोनों को घटाएंगे आपस में, तो इसका राइट आंसर आएगा 720.29। अगला है कि किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड में के दौरान सेवाओं के क्षेत्र में हुआ औसत के सन्निकट है। सेवा मतलब सर्विस है ना, तो किस वर्ष सेवा, तो हम लोग निकालना पड़ेगा एक एक करके, कौन वर्ष का सेवा और टोटल सेवा का सन्निकट है उसका एवरेज से। तो पहले हम लोग सेवा वाला का, तो सेवा कौन सा है, मिडिल लाइन, यानी हम लोग सेवा वाला सबको जोड़ना पड़ेगा, ये सबको जोड़ेंगे और उसको 5 से भाग देंगे, तो एवरेज आएगा 150.976। अब ये किसके करीब है, तो देख रहे ये जो है वो किसके निकटतम हो जाएगा, तो वो निकटतम हो जाएगा 121.47 का, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2000 नहीं 121 जोड़ने पर 150। किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंडों के सेवाओं के क्षेत्र में हुए औसत का सन्निकट है। तो पहले हम लोग सबको जोड़ करके उसका औसत निकालेंगे, तो औसत आया 150.976। और ये किसके क्लोज है, तो ऐसे तो 2005 के क्लोज है वो, लेकिन 2005 ऑप्शन में है ही नहीं, वही तो सोच रहे हैं। 2005 ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग किसको मारेंगे, 2004 को, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2004। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर 5 सबसे क्लोज था, बट 5 ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन जो कि 34 नंबर है, कहता है किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर प्रतिशत उस वर्ष के सभी तीनों क्षेत्रों के हुए निवेश की तुलना में न्यूनतम है। अब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कैलकुलेटिव देगा, वो डैड बोलना चाह रहा है, इसमें नंबर नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि कहता है किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र यानी डिफेंस का उस वर्ष के तीनों क्षेत्र के निवेश की तुलना में कम है। अब पहले वो तीनों का निकालेंगे, फिर उसमें निकालेंगे डिफेंस, फिर तीनों का निकालेंगे, फिर डिफेंस, फिर इसका तीनों डिफेंस, फिर तीनों, फिर डिफेंस। अब देखेंगे डिफेंस जो है अपने टोटल में कितना परसेंट सबसे कम ज़्यादा है। इसका हम डायरेक्ट आंसर बोल दे रहे हैं कि इसका आंसर दिया हुआ 2007 बी, जो कि आएगा सबसे कम, वही इसका आंसर होगा। अदरवाइज इसको कैलकुलेट करना बहुत समय लगेगा। समय रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। 1 नंबर के लिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।